तो कल के लेक्चर में हमने किया था कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे और रोटेशन के क्या क्या कंसेप्ट थे, इतना हमने पढ़ा था, राइट। अब जरा आज एग्जांपल्स कर लेते हैं उस पे बेस्ड। सबसे पहला, मान लो एक लूप है और इसमें 2 एम्पियर की करंट है। इसकी रेडियस 4 मीटर है, मान लो ये x है, ये y है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर को दिया हुआ है, B यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और वो 5 टेस्ला दिया हुआ है, और ये 37 डिग्री है। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला, मैं इस पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। तो एम बी साइन थीटा होता है ना, नहीं, अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना तो एम बी साइन थीटा होगा, और एम मैंने बताया था एन आई ए होगा। क्यों? एन आई ए बी साइन थीटा। बस सब वैल्यू बताते हुए चलो कितनी लिखूं। नंबर ऑफ टर्न हो गया 1, करंट हो गया 2, एरिया हो गया पाई इंटू 4 का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 5 साइन थीटा। कितना लिखूं बताओ? एन आई ए बी, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। साइन थीटा कितना लिखूं बता बेटा जी? साइन 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ये मेन बात थी। क्यों? देखो, थीटा किस किस के बीच होता था? थीटा होता था बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ, और जरा स्क्रू लॉ से देखना, एम वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन में है या नहीं है? स्क्रू लॉ से अगर देखेगा तो एम वेक्टर किधर को है? क्रॉस डायरेक्शन में है, और बी हमारा प्लेन ऑफ पेपर में है। क्यों? प्लेन ऑफ पेपर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और प्लेन ऑफ पेपर और क्रॉस या डॉट डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। क्यों? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा जोशी, एक बात बताइए, जो है ना, कई बार लेटर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, तो ये तुम्हें विजिबल होता है ना उस साइड में? लेटर्स अगर बहुत छोटे हो जाते हैं तो विजिबल होता है ना? ठीक। तो ये दोनों एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब दूसरी बात, ये बता, इस लूप पे अगर हम नेट फोर्स निकालें तो फोर्स कितना होगा बता? इस लूप पे अगर नेट फोर्स निकालें तो फोर्स कितना होगा? 0 है। बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक डाइपोल पे या करंट कैरिंग लूप में यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है। क्यों? ये भी ठीक हो गया। अब चलते हैं तीसरी बात। अब मान लो मैं पूरा टॉर्क वेक्टर निकालूं।
अब मुझे पूरा टॉर्क वेक्टर चाहिए, तो वो m क्रॉस b होगा। क्यों? समझ में आई बात? पूरा टॉर्क वेक्टर अगर लिखूंगा तो m क्रॉस b होगा। अब यहां से m वेक्टर कितना होगा, ध्यान से देखना। m वेक्टर होगा n i a। लेकिन m वेक्टर मैंने अभी बताया कि वो क्रॉस डायरेक्शन में है। क्यों? स्क्रू लॉ से क्रॉस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये माइनस k कैप होगा। समझ में आया? बताओ। नहीं है? ये होगा माइनस k कैप। और b वेक्टर कितना होगा? देखो, b वेक्टर होगा इस 5 के दो कंपोनेंट कर दो, बस हो गया। ये 5 टेस्ला था, इसका इधर को कंपोनेंट 4 टेस्ला आ जाएगा, और इधर को कंपोनेंट 3 टेस्ला आ जाएगा। क्यों? तो ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, बस हो गया। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक, लेकिन थर्ड पार्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, थर्ड पार्ट में आप जो भी कैलकुलेट करोगे, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा ना। क्यों? समझ में आ रहा है? तो थर्ड पार्ट आप में आप जो भी कैलकुलेट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? तो जो है फर्स्ट पार्ट के इक्वल। ये करें। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल। ये x है, ये y, ये z, और इसमें एक लूप है। O A B C, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है। करंट तो है 2 एम्पियर की। ओ ए, ये 2 मीटर है। ए बी 5 मीटर है, और मेरा फेवरेट एंगल 37 डिग्री। और ये जो लूप दिया हुआ है, ये हिंज्ड है। अबाउट जेड एक्सिस। और एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका हमें पोस्टमार्टम करना है। सबसे पहला, ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहोगे या नॉन यूनिफॉर्म कहोगे? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहोगे या नॉन यूनिफॉर्म? तो बी तो आ गया यूनिफॉर्म। दूसरा, इसका मतलब इसमें जो फोर्स होगा वो जीरो। लूप में कह रहा हूं ना, करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी बात कर रहा हूं। इस पे फोर्स हो जाएगा जीरो। तीसरी बात, अब इसका एम वेक्टर निकालते हैं। एम वेक्टर तुम्हें याद है, मैंने एक पहले मेथड बताई थी, आई इंटू ओ ए क्रॉस ए बी। ये कर सकते थे, बताओ।
याद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? जो है I इंटू ओ ए क्रॉस ए बी। अब करंट दे रखी है 2 एम्पियर और ओ ए जरा देखना 2 के कैप होगा, क्यों? देखो जरा, ओ ए वेक्टर कितना होगा? 2 के कैप होगा। और जो ए बी वेक्टर है वो ओ सी वेक्टर के इक्वल होगा। और ओ सी वेक्टर तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था बेटा, 5 के कंपोनेंट कर लो, क्यों? 5 के कंपोनेंट कर लो, y में तो आएगा 4 और x में आएगा 3, तो इसका मतलब ये 3 i कैप प्लस 4 j कैप होगा। कोई डाउट है तो बता देना, क्यों? कोई डाउट है तो बता देना बेटा। जो है अब जरा इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक्चुअल में। m इक्वल टू कितना हो गया देखो, k और i, j आ गया, k और i आ गया j, और 12 j कैप आ गया एक तो। और k और j, k और j माइनस आई, क्यों? माइनस आई, तो -16i। बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें एम वेक्टर निकालने में? अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना ये जो 4 जीरो आ रहा है बेटा, ये एक तरीके से तुम कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। समझ गए ना, ये कौन से वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फोर्स की। बाकी तो फिर और कई चीजें डिपेंड करेंगी ना, वेट वगैरह और कई वो, ये कह लीजिए। अब चलते हैं फोर्थ। अब अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो एम क्रॉस बी करोगे ना? निकाल लेते हैं इसको, चलो। आई कैप, जे कैप, के कैप, और एम क्या हो गया? -16 12 0, -16 12 0। और वो था मेरे ख्याल से 2 -3 और 4। देखना जरा, यही दिया था मैंने, हाँ 2 -3 और 4। तो ये फाइनली कितना आया? आई कैप के साथ में कितना आ गया? 48, प्लस जे कैप के साथ में कितना आ गया? 64, प्लस के कैप के साथ में कितना आ गया? 24 प्लस 48, 72। कैलकुलेशन ठीक है? जरा बताना जोशी भाई, बता बेटा कैलकुलेशन ठीक है या नहीं? हाँ, ये बात तूने सही कही यार, तो बहुत बड़ी जरूरत करता है। मेरे को इसीलिए तेरी बात पसंद आती है कि तेरी बातों में ना, तुझ में दम हो या ना हो, लेकिन तेरी बातों में दम होता है जो है। हाँ, तो ये -24 आ गया, समझ में आया? -24 आ गया। अब ये बता कि इसमें जो -24 k है, याद आ रहा है कुछ? -24 k, ये बता -24 k ये रोटेशन में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? विल कंट्रीब्यूट इन रोटेशन, क्यों? विल कंट्रीब्यूट इन रोटेशन।
अच्छा एक बात है ना, इससे पहले क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें जो है। तो ये बताओ कि ये रोटेशन में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, ये बता बेटा जो है, बता। तू बेटा टीचर की जो है ना, अब बता, ठीक है। हाँ, तो ये जो है रोटेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर को 24 के ये टॉर्क आया, क्यों? ये उस दिन बताया था मैंने। ये 24 के कैप ये ऊपर को आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा, क्यों? बताया था ना एक लेक्चर में, याद है कि नहीं, ये बता जो है, ये इस टाइप से रोटेट करेगा, ये तो रोटेशन हो गया जो है। अब ये बता कि दूसरे वाले टॉर्क के कंपोनेंट्स का क्या हुआ। इसको बता, जमीन खा गया आसमान निकल गया बेटा जो है, बता जो है, इसका क्या हुआ बता जो है। हाँ, इतना इक्वल एंड अपोजिट जो टॉर्क है, क्यों? इतना इक्वल एंड अपोजिट जो टॉर्क है वो कहां से आएगा बेटा जो है। हाँ, वो आएगा हिंज से आएगा। तो इसका मतलब टॉर्क फ्रॉम हिंज कितना होगा? तो टॉर्क फ्रॉम हिंज होगा इक्वल टू -48 I कैप -64 J कैप, ये हो गया। अच्छा, इसके पहले क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक पिक्चर का एक डायलॉग था ना बड़ा बढ़िया जो है, कि उससे पहले क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा जो है। तो समझ में आई बात जो है। तो टॉर्क फ्रॉम हिंज कितना आ जाएगा ये कह। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। हम्म, हम्म, ठीक है। ये एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अबे तू मतलब कई बार आदमी कुछ सोचता है ना, कभी कभी कुछ सोचता है तो ऐसे देखता है जो है, ऊपर को देखता है जो है, ये सोचने की मुद्रा होती है बेटा जो है। तो ये तो है बी इक्वल टू, हाँ, 4 टेस्ला। और हाँ, करंट हो गई 2 एम्पियर, और ये स्क्वायर है 4 मीटर साइड का। अच्छा ये बताओ कि इस समय थीटा बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है बताओ। हाँ, 90 डिग्री है। इसका मतलब इस समय जो टॉर्क होगा एम बी साइन 90 डिग्री, वो मैक्सिमम होगा या नहीं होगा बता। ये बता, इस समय जो टॉर्क होगा एम बी साइन 90 डिग्री, वो मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। और बाय द वे एम तुम्हें लिखना है तो कितना लिखोगे बताओ, एम लिखोगे NIA, उसके बाद वैल्यूज तुम रख ही लोगे। और एक बात और बताओ कि ये 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ और फिर -90 डिग्री की तरफ ये ऑसिलेशंस करेगा, बताओ क्लियर है। ये क्लियर है ना, ऑसिलेशंस करेगा।
और इस 0 डिग्री पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर ओमेगा वो मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम होगी। वही पुरानी बातें रिपीट होती है क्या उसमें? फिजिक्स में कुछ है थोड़ी बेटा, जो है कुछ भी नहीं है जो है। ये समझ में आ गया? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और इन दो जगह पे क्या होगा जरा बताओ, इन दो जगह पे क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ओमेगा वो तो 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, जरा ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। देखो, काइनेटिक एनर्जी एट 90 डिग्री प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 0 डिग्री प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री। इक्वेशन सही है? पहले ही बताओ। ये हो गया। अब 90 डिग्री पे वो रेस्ट पे था, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री कितनी होगी, -mp cos 90 डिग्री। और 0 डिग्री पे मैंने बताया कि ओमेगा मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब हाफ आई ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। और 0 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -mb कॉस 0 डिग्री। पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। जो है बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन। तो यहां से ये बताओ कि जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें दिख रही है वो √2mb अपॉन आई दिख रही है। ये बताओ, ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो √2mb अपॉन आई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ जाए। ये दिख रही है। अब जरा ये वैल्यू रख लेते हैं, बस हो गया। अब देखो, यहाँ पे m जो आया वो तो आया NIA, n हो गया 1, i हो गया 2, और a का मतलब 4 का स्क्वायर, क्यों? तो ये 32 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो m हो गया, b तुम्हें दे ही रखा है। अब सबसे बड़ी बात चलती है कि i कितना लोगे ना, क्योंकि i तो एक्सिस के अबाउट चलता है ना बेटा। ये बता जो है, i एक्सिस के अबाउट चलता है कि नहीं चलता, बताओ जो है। तो इसमें i बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसके अबाउट लोगे तुम। तो जरा उसको देख लेते हैं। देखना हाँ, t इक्वल टू 0 पे टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो m क्रॉस b रही होती ना। t इक्वल टू 0 पे जो m टॉर्क की डायरेक्शन होती है m क्रॉस b होती। अब जरा बताओ m की जो वैल्यू होती, अरे बेटा कुछ है ले, तू बेटा मेले को परेशान कर देगा।
अब तो ठीक है, अब तो सही है बेटा, ये बता जो है। अब सुन, बिल्कुल शुरुआत में जो टॉर्क होता है वो m क्रॉस बी होता, और जरा देखना m की जो डायरेक्शन होती है वो स्क्रू लॉ से क्रॉस में आती, देख जरा m की डायरेक्शन स्क्रू लॉ से क्रॉस में आती, और क्रॉस का मतलब माइनस के रही होती, और b वेक्टर तेरे को दिख रहा होगा आई कैप में है, तो k क्रॉस आई जे होता है, माइनस सात में है, तो इसका मतलब टॉर्क वेक्टर माइनस जे में होगा। पहले ये बता, ये टॉर्क समझ में आया कि नहीं आया? टॉर्क समझ में आ गया ना? अब देख अगली बात सुन, मैंने तेरे को लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी ना, कि जो रोटेशन होता है वो किस एक्सिस के अबाउट होता है? रोटेशन होता है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो और टॉर्क के पैरेलल हो। क्यों टॉर्क के पैरेलल हो? तो इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो देख ऐसे होगी, ये था, और ये इधर को था टॉर्क, ये सेंटर ऑफ मास है, ध्यान रखना, ये माइनस जे कैप था, ये था, तो ये ऐसे घूमेगा देख। बता ये रोटेशन समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता। ये बता ये रोटेशन समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है ये ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट ही चाहिए। नहीं, है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट ही चाहिए। और सपोज करो हर वायर का, ईच वायर, इसका मास तो है m, और इसकी साइड तुम्हें a दे रखी थी, तो देखना बेटा इसका और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2 टाइम्स ma² बाई 12। बता ये समझ में आया कि नहीं आया, बता। इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बता जो है 2 टाइम्स ma² बाई 12। अब चलते हैं इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये a/2 आई, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स m इंटू a/2, इसका स्क्वायर। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता। बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता जो है। ये हो गया क्लियर, तो सारी बातें क्लियर हो गई। क्या है, अब मजे की बात भी चलते हैं इसमें ना, कुछ मजे की बात भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता जो है। हर क्वेश्चन में कुछ मजे की बात भी होनी चाहिए ना, तभी तो बात है। मजे की बात, हाँ देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है। ये बी था और एम वेक्टर ये क्रॉस में था, और टी इक्वल टू 0 पे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना था, और इसमें जो टॉर्क लगा था एम बी साइन 90 डिग्री, वो मैक्सिमम लगा था। क्यों नहीं होता, मैक्सिमम लगा था, तो वो इस लूप को किधर को रोटेट कर रहा है बताओ जो है। दिस टॉर्क इज रोटेटिंग दिस लूप टूवर्ड्स
0 डिग्री। बता ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इस लूप को टुवर्ड्स 0 डिग्री की तरफ रोटेट करेगा। पहले ये बता समझ में आया कि नहीं आया? 0 टाइम पे m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें मैक्सिमम टॉर्क लगा हुआ है। तो वो टॉर्क इसको किधर की तरफ घुमा रहा होगा? 0 डिग्री की तरफ। और अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि ये जो है ना ऐसे घूम रहा होगा। ध्यान से देख बेटा, ये थी, ऐसे घूम रहा होगा, ये मैंने बताया। तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगा, ये जब घूमेगा ना तो ये कुछ ऐसे टर्न होगा या नहीं होगा बता? करंट ऐसे थी हाँ? इसका मतलब ये ऐसे आएगा। बता तेरे को लग रहा है ये ऐसे घूमेगा? बता, ये घूम के ऐसे आएगा। और अब जरा देखना, अगर ये इस पोजीशन में आ जाता है तो इसका m वेक्टर किधर को आएगा? जरा देख बेटा, इसका m वेक्टर तेरे को लग रहा है इधर को आएगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, m वेक्टर इधर को आएगा और b वेक्टर भी इधर ही को है। तो इसका मतलब इस पोजीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? बता, ये बता, इस पोजीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? बता जो है। तो बस तेरे को सब लॉजिकल लग रहा होगा ना कि टॉर्क उसको किधर को घुमा रहा है। तेरे को अपने आप लॉजिकल लग रहा होगा कि टॉर्क उसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है। बता जो है, 0 डिग्री की तरफ घुमा रहा है। लेकिन फाइनल पॉइंट, फाइनल कमेंट, क्या ये 0 डिग्री पे रुक जाएगा? आइडियली तो इसको 0 डिग्री पे रुक जाना चाहिए था बेटा जो है। हाँ नहीं रुकेगा, बिकॉज वहां पे इसको क्या होगा बताओ जो है, मैक्सिमम ओमेगा मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना, इट विल नॉट स्टॉप, it will not stop at 0 degree because इस टाइम पे जो ओमेगा होगा वो उसके पास मैक्सिमम होगा। तो ड्यू टू इनर्शिया कह सकते हो। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ये 90 -90 डिग्री तक मूव कर जाएगा। देख, और एक फाइनल पॉइंट, ऑल्दो 0 डिग्री पे टॉर्क कितना रहा होगा ये बताओ? ऑल्दो एट 0 डिग्री, हाँ एट 0 डिग्री फोर्स तो खैर 0 होगा ही होगा हमेशा, टॉर्क भी 0 रहा होगा, बिकॉज वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है उसमें। लेकिन वहां पे सिंस उसके पास ओमेगा मैक्सिमम आ गई है, नहीं है, ओमेगा उसके पास मैक्सिमम हो गई है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा, -90 डिग्री तक चला जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा हैंड्स ऑन कर। तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई या नहीं हो गई बताओ बेटा? पूरी पिक्चर क्लियर है या नहीं है? अब सुन अगला एग्जाम्पल। अरे बेटा बुद्धा डीजल, इसमें करंट है आई और स्क्वायर है, साइड है एल, और हर किसी का जो मास है एम है, ये है। लेकिन अब के मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही को है, ऐसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ कि t इक्वल टू 0 पे m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कितना एंगल है?
t इक्वल टू 0 पे m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री है। t इक्वल टू 0 पे थीटा बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों तुम्हें किस डायरेक्शन में दिख रहे होंगे? क्रॉस में। इसका मतलब फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इनफाइनाइट टाइम तक एज इट इज पड़ा रहेगा, स्लीपिंग ब्यूटी की तरह, तू जानता ही है। उसके बाद लाखों साल के बाद जो है, हाँ, उज्जवल जोशी जो है घोड़े में राजकुमार बन के आएगा। क्यों? घोड़े में बैठ के राजकुमार बन के आएगा और वो स्लीपिंग ब्यूटी को क्या करेगा? उठाएगा जो है। तो उसने अब क्या किया, जोशी ने इसको इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट दिस एक्सिस स्लाइटली थीटा डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली थीटा डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब प्लस थीटा और माइनस थीटा के बीच में एंगुलर एसएचएम शुरू हो जाएंगे ना। ये बता, स्लाइटली वर्ड लिख दिया ना मैंने, क्यों स्लाइटली वर्ड लिख दिया? तो ये बता कि इसका मतलब प्लस थीटा और माइनस थीटा के बीच में एंगुलर ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ जो है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर एंगुलर एसएचएम will start about प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। तो उसका तुम जानते ही हो, टाइम पीरियड निकालना होता है बस। क्यों? तो कैसे करते हैं देखो, एट एंगल थीटा, हाँ, एट एंगल थीटा जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो माइनस एम बी साइन थीटा होगा या नहीं होगा? पहले बता, ये बता। थीटा एंगल पे रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? एम बी साइन थीटा, लेकिन थीटा छोटा था, तो इसका मतलब साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ? साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ, तो ये माइनस एम बी थीटा हो गया। तो ये माइनस के थीटा टाइप का हो गया। क्यों नहीं होता? माइनस के थीटा टाइप का हो गया, तो एस एच एम तो हो ही गया। तो इस प्रॉब्लम को पूरा समझने के लिए बच्चे मेरा एस एच एम का लेक्चर भी देखें। समझ में आई बात? इसको अगर पूरा देखना है तो बच्चे क्या करें बेटा जो है, मेरा एस एच एम का लेक्चर भी देखें। तो ये कितना हो गया? तो माइनस के थीटा टाइप का हो गया। तो लास्ट में टाइम पीरियड कितना हो जाता है? याद कर बेटा जो है, टाइम पीरियड होता था टी इक्वल टू 2 पाई रूट, वहां पे एम बाई के होता था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन के होगा। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन के होगा, और के यहाँ पे बाय द वे कितना था? के यहाँ पे था एम इंटू बी।
m कितना होता है NIA। अब तो सही है, मैंने देख आई को चेंज कर दिया बेटा जो है, ये होता NIA। और यहाँ पे n कितना था, नंबर ऑफ टर्न कितने थे 1, और a यहाँ पे L² होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अभी उसी एक्सिस के अबाउट निकाला था कुछ देर पहले, क्यों, उसी एक्सिस के अबाउट निकाला था। तो 2 टाइम्स mL²/12, एक तो ये आया था, प्लस 2 टाइम्स m इंटू L/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता दो। जोची, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार बता, जब हम किताब लिखते हैं, जब मैं किताब लिखता हूँ तो उस समय मेरा कोई बच्चा सामने थोड़ी बैठा होता है। किताब लिखते समय कभी कोई बच्चा सामने बैठा होता है, ये बता जो है। मैं किताब लिख रहा हूँ तो तू सामने थोड़ी बैठेगा बेटा बेटा जो है। तो बस मैं यही समझ ले, उसमें लिखता हूँ ना कि ऑथर ये कहता है कि ये पढ़ने से पहले वो देख लें, कहता है कि नहीं कहता बता जो है, वहां पे लिखा होता है ना, ऐसे किताब में लिखा होता है जो है। क्यों, हाँ। तो मैं ये बोलने वाली किताब लिख रहा हूँ एक्चुअल में जो है। जो तू ये सोच रहा है ना, ये बोलने वाली क्या कर रहा हूँ मैं, किताब लिख रहा हूँ एक्चुअल में जो है। कि जब बच्चे इसको पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, तो फिर वो SHM का वो देखेंगे। अब समझ में आया कि मैं कितनी दूर की सोचता हूँ। हाँ, कितनी दूर की सोचता हूँ, तेरी समझ में आई बात नहीं आई बेटा जो है ये। तो ये बोलने वाली किताब लिख रहा हूँ मैं। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। यस, एंड दिस इज नॉट ए जोक। मैं ऐसा नहीं कि हमेशा मजाक करता हूँ, हाँ, दिस इज नॉट ए जोक। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। बस बेटा ऐसी ही जिंदगी कटती रहती है और कुछ नहीं है। ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है और कुछ नहीं है। हाँ, अब देखना, हाँ, तेरे को इसमें मजा आ जाएगा। तू कहेगा कहाँ पड़ गया मैं, किस टीचर के चक्करों में पड़ गया, ऐसे कहेगा तू। पक्का बता रहा हूँ मैं, तू यही सोचेगा कि मैं किस टीचरों के चक्कर में पड़ गया। करंट आई और थोड़ा सा सोच लेना मुझे। हम्म, और स्क्वायर है M, L, ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड वो B दिया हुआ है, और ये एट 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव X एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव Y, ये देता है। तो हमसे ये कहता है कि ये स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितना एंगल घूम जाएगा, ठीक है। फाइंड एंगल रोटेटेड इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब सुनो, t इक्वल टू 0 पे बी वेक्टर XY प्लेन में है, पहले ये बता।
बता बेटा। t इक्वल टू 0 पे b वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है या नहीं, ये बता जो है एक्स वाई प्लेन में है। और इसका जो m वेक्टर है वो क्रॉस डायरेक्शन में है, स्क्रू लॉ से। हाँ, इसका मतलब माइनस के कैप में है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, फिर से बताओ, कई बार कर चुके हैं। 90 डिग्री। इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो एम बी साइन 90 डिग्री वो मैक्सिमम होगा। बता क्लियर है कि नहीं है, बता बेटा जो है टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, बता जो है। ठीक। अब मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट दिया था कि वैसे तो क्या होता है एम बी साइन थीटा में, अगर वो घूम रहा है, आप ये देखो ना, इन एम बी साइन थीटा, इन एम बी साइन थीटा, थीटा वेरिएबल होता है। क्योंकि ये प्लस थीटा से 0 डिग्री फिर माइनस थीटा तक जाता है। तो इसका मतलब टॉर्क या एल्फा वो वेरिएबल होता है। वही पुरानी बात को रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। क्यों? वो वेरिएबल होता है। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ये नहीं लगा सकते हो। क्यों? याद है कि नहीं ये बेटा, बता जो है। ये बोला था ना मैंने कि नॉर्मली क्या होता है कि वो प्लस थीटा से 0, 0 से माइनस थीटा इसके बीच में घूम रहा होता है, तो थीटा वेरी कर रहा होता है, टॉर्क वेरी कर रहा होता है, अल्फा वेरी कर रहा होता है। तो फिर ये सब इक्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे इंटरवल छोटा दिया हुआ है। क्यों? हियर डेल्टा टी इज स्मॉल। तो इसका मतलब हम अल्फा को क्या कर लेते हैं, ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं बेटा जो है, कांस्टेंट मान लेते हैं। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि डेल्टा थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर कर देना। बताइए ये क्लियर है या नहीं है? यहां तक वही वाली बात को रिपीट कर दिया जो पहले कर रहा था। बताइए क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही कहा। अब अल्फा का मतलब टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क अभी मैंने देखा कि एम बी साइन 90 डिग्री है उस समय, और एम का मतलब एन आई ए, एन का मतलब 1, और ए का मतलब एल स्क्वायर। लेकिन असली तुम फंसोगे यहां पे। ये बात है कहानी। देखा नीचे से कैसे उठा के लाता हूं बेटा जो है। ये बता, समझ में आया बेटा जो है, असली फंसेगा यहां पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेरे को ये तो पता होना चाहिए पहले एक्सिस कौन सी होगी। क्यों भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी वो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता जो है। तो जो आई होगा इसके लिए तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। तूने देखा कहां से उठा के लाता हूं जो है। क्यों? और एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए टॉर्क पता होना चाहिए, और टॉर्क का मतलब एम क्रॉस बी, और एम का मतलब एन आई ए इंटू माइनस के कैप,
और b का मतलब b/√2 i कैप प्लस b/√2 j कैप। ये बता यहां तक समझ में आई या नहीं आई बेटा, बता ये बता कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तेरे को एक्सिस तो पता होनी चाहिए, कौन सी एक्सिस होगी, और एक्सिस कौन सी होगी जिसमें टॉर्क लगा होगा, और टॉर्क होगा m क्रॉस b, और m मैंने तुम्हें बताया NIA इंटू माइनस के, और b ये आ गया। तो अल्टीमेटली देखो क्या होगा ना, ये तुम देखोगे तो ये कितना आएगा बेटा, जो है ये आएगा, जो टॉर्क आएगा KI माइनस जे। क्यों KI माइनस जे? तो ये माइनस टाउ नॉट जे कह लो, और के जे माइनस आई, सही बोल रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? माइनस आई माइनस माइनस प्लस, प्लस टाउ नॉट इंटू आई। अच्छा ये दोनों इक्वल होंगे टाउ नॉट, ये जो इसलिए मैंने टाउ नॉट लिखे हैं बेटा, जो है ये दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे। और ये बाय द वे कितने होंगे? ये होंगे NIAB/√2। ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता जो है के और आई, जे तो माइनस जे हो गया, के और जे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मेरे को, ये वो है, ये प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब जो टॉर्क तुम्हारा बना वो क्या है, देखो आई और माइनस जे, इसका मतलब टॉर्क तुम्हारा ये बना। अच्छा देखा, आई और माइनस जे है बेटा, और दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो बताना सही समझ में आया तेरे, नहीं आया? टॉर्क इधर को आएगा, बता क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा। अब बताइए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये था ना, देख ये था टाउ नॉट आई, और ये था माइनस टाउ नॉट जे। तो ये इधर को आएगा, क्यों? इधर को टॉर्क आएगा, और ये 45 डिग्री पे होगा। ये हो गया। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे तुम, ये मेरा कहने का ये मतलब था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे तुम, जो है ये हो गया। अब इसके अबाउट इसका, इसका, इसका और इसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही आएगा, और वो आएगा 4 टाइम्स ml²/3। ये 45 डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। याद आया या नहीं आया बेटा, बताओ? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म याद आए कि नहीं आए बेटा, ये बता जो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला टर्म याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। 4 टाइम्स ml²/3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया जो है। तो इस चैप्टर में जहां भी रोटेशन के कंसेप्ट लगे हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स मेरा रोटेशन वाला चैप्टर अच्छी तरीके से देखें, और जहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट्स लगे हैं, उसके लिए एसएचएम के कंसेप्ट, एसएचएम का चैप्टर सीरियसली देखें, तब फिर ये चैप्टर थोड़ा प्रॉपरली समझ में आएगा बेटा। जोशी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। तो ये हमारा पार्ट 1 ऑफ मैग्नेटिक्स था। अब इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, लेकिन अब चलते हैं पार्ट 2 ऑफ मैग्नेटिक्स। पार्ट 2। हाँ 11th में मिक्स है ना 12th के साथ।
बस यार बेटा ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी, और कुछ नहीं है ये सब जो है ना। पार्ट 2 में ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो करंट से प्रोड्यूस होता है बेटा जो है, बस दो ही पार्ट है, फ्रॉम करंट। या करंट का मतलब मूविंग चार्ज, बताओ ठीक है कि नहीं है। समझ में आ गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होता है या फिर मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है, ये कह रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले जाऊंगा। ये बताओ कि E इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस, हाँ, और सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद आ रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के एक्चुअल में दो तरीके होते थे, एक तो गॉस थ्योरम और एक कूलॉम्स लॉ। प्लस इंटीग्रेशन। अब तुम कह सकते हो कि कूलॉम्स लॉ तो आपने पढ़ा है नहीं, नहीं है, तुम कह सकते हो कूलॉम्स लॉ तो आपने पढ़ा नहीं था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो कूलॉम्स लॉ का मतलब है ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता था उसको कह रहा हूं मैं, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस इंटीग्रेशन से, या फिर गॉस थ्योरम से। अब तुम्हें याद होगा जो गॉस थ्योरम होती थी, ये किसी भी टाइप के सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बट ये कैलकुलेशंस को तब सिंपल करता है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल टाइप का हो, नहीं है। आप ये बताओ कि गॉस थ्योरम से कैलकुलेशंस कब सिंपल होती है, कैलकुलेशंस बिकम सिंपल व्हेन distribution of charge is symmetrical। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस होता है, उसको निकालने के दो तरीके, कूलॉम्स लॉ प्लस इंटीग्रेशन। और कूलॉम्स लॉ होता था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक। अब गॉस थ्योरम वैसे तो किसी भी टाइप के
डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो कैलकुलेशंस को सिंपल कब करती है बेटा, जो है कैलकुलेशंस को सिंपल तब करती है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो है सिमेट्रिकल टाइप का, बस हो गया। तो इसी टाइप की बात कुछ मैग्नेटिक्स में होगी, उसको हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। अब इसको कर देते हैं टू बी कंटिन्यूड। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय।